हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि है बैंकिंग। अगर हम बैंक की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। अगर हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की, तो जितने भी बैंक हैं जिनसे आप डील करते हो, जहां पे आपके अकाउंट होंगे, जहां आप आज तक गए होंगे, जहां पे आपने पैसा डिपॉजिट करने गए होंगे, जहां पे आपने विड्रॉ के लिए गए होंगे, आप जहां एटीएम फैसिलिटी यूज कर रहे होंगे, उन सब बैंक को हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। जहां से पब्लिक डील करती है, जनरल पब्लिक जहां से डील करती है, उनको हम कमर्शियल बैंक बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, सेंट्रल बैंक जो है हमारे इंडिया का, वो एक मेन अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक जो है जनरली गवर्नमेंट से डील करता है, पब्लिक जनरली सेंट्रल बैंक से डील नहीं करती है। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दो हमारे पार्ट हो गए हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम के। अब अगर हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की, तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है सर? क्योंकि सेंट्रल बैंक एक मेन अथॉरिटी है, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को चलाने का काम करती है, तो उसके फंक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का काम होगा, कंट्रोल करने का काम होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक क्योंकि जनरल पब्लिक से डील करती है, तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग का काम होगा, लोगों को लोन देने का काम होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दे देगी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है, उसकी फैसिलिटी हमको कमर्शियल बैंक से मिल जाती है। तो ये सब जनरल एक काम है जो कमर्शियल बैंक डील करता है। आइए हम देखते हैं इस कमर्शियल बैंक की जो फंक्शंस हैं वो कैसे हमारे कोर्स के हिसाब से क्या दिया हुआ है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस हो गए, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है मेन काम। मेन काम बैंक का क्या है? मेन काम बैंक का है लोगों से पैसा लेना, लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पैसा आएगा बैंक के पास, कुछ अपना रिजर्व बना के रखेंगे, और बाकी जो आइडल मनी है जो कोई काम का नहीं है उसको हम लोन के फॉर्म में दे देंगे। तो दो फंक्शंस हो गए, प्राइमरी फंक्शन के दो पार्ट हो गए, लाइक फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से पैसा लेना, और प्रोवाइडिंग लोन, लोगों को पैसा देना। तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइमरी फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन। लोगों से पैसा लेना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और लोगों को लोन देना। अब अगर हम बात करेंगे डिपॉजिट्स की, लाइक कितने तरीके से लोगों को या लोग हमारे अकाउंट बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, तो तीन हम मेन सोर्स हो गए, या तीन मेन सोर्स है जहां से बैंक को पैसा आता है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका होता है सर? करंट अकाउंट बिजनेस वालों का होता है, फर्म्स का होता है, जो बिजनेस यूनिट है उनका करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितने बार भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, दिन भर में कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब आप नहीं समझ लीजिए, आपको कोई वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट में वो मिल जाती है जो कि है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है अगर आपके करंट अकाउंट में कुछ पैसे कम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है और आपको किसी पार्टी को 1,20,000 पेमेंट करना है, तो आप 20,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एंड दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट वर्दीनेस, आपके सिविल स्कोर और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। किसी फर्म का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, गुडविल अच्छी है, और किसी फर्म का कम हो सकता है, वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है। तो पहला जो सोर्स हो गया बैंक का वो हो गया करंट अकाउंट। सेकंड आपको दिख रहा होगा सेविंग अकाउंट। जनरल पब्लिक, इंडिविजुअल, आपका मेरा, जो इंडिविजुअल्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनका अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक, अलग अलग बैंक के अपने अपने रूल्स हैं। लाइक एक बार में आपके एटीएम से 10,000 विड्रॉ होगा, दिन भर में आप 50,000 या 40,000 विड्रॉ कर सकते हो, वैसे अलग अलग फैसिलिटी आपको है। सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, वहां पे आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है रहता है। कोई करंट अकाउंट में नहीं के बराबर रहता है, उसको हम नॉमिनल मानते हैं कि नहीं मिलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे मैंने बताया कि आपको पैसा डिपॉजिट करना और विड्रॉ करने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप हमेशा या बार बार या एक लिमिट होती है, उतना ही पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज अवर फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको दिख रहा होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, जो हम जनरल एक वर्ड यूज करते हैं एफडी। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होगा? आप एक पैसा लमसम कोई पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, वो एक फिक्स्ड टेन्योर तक रहेगा। आप बार बार उस पैसे को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना नहीं कर सकते। आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया, वो फिक्स हो गया एक पर्टिकुलर टेन्योर तक। लेकिन यहां पे अगर अच्छी बात यह है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में आपको सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है। तो ये तीन तरीके के सोर्स हो गए जहां से बैंकों को पैसा आएगा। डिपॉजिट के तीन सोर्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली ये दो तीन मेन सोर्स हो गए। नेक्स्ट जो काम है, प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, वो है प्रोवाइडिंग लोन। अब यहां से क्या हुआ, बैंक को पैसा मिल गया, बैंक उसका कुछ रिजर्व बनाएगी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एलआरआर है, लीगल रिजर्व रेशो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, कुछ रिजर्व बनाएंगे, और रिजर्व बनाने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको लोगों को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रोवाइडिंग लोन सेकंड काम, जहां से बैंक अर्न करेगी, जहां से लोगों को लोन दे करके कमाएगी, पैसा अर्न करेगी, वो सोर्स है प्रोवाइडिंग लोन। तो लोन हो गया, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इट जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, वैसा एक कैश क्रेडिट टाइप का होता है। कैश क्रेडिट में जितना आप अमाउंट यूटिलाइज करोगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको 50,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है बैंक से और आपने सिर्फ 5,000 या 10,000 ही यूज किया, तो आपको सिर्फ 10,000 पे ही इंटरेस्ट पे करना है, पूरे 50,000 पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो वैसा यह कैश क्रेडिट भी होता है। डिमांड क्रेडिट होता है, जो कि जनरली स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रेडर ये यूज करते हैं। जब बैंक डिमांड करेगा तो आपको पैसा वापस करना होता है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। शॉर्ट टर्म लोन, जो कि एक 1 ईयर से कम के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल को फिनांस करने के लिए होता है, हमारे वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। नेक्स्ट सोर्स इज अवर लॉन्ग टर्म लोन। आपको दिख रहा होगा यहां पे, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म होगा वो 1 ईयर से ज्यादा के लिए होगा, आपके फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। अगर आपको कोई मशीन परचेस करना है, बिल्डिंग परचेस करना है, फिक्स एसेट्स परचेस करना है, तो आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्राइमरी फंक्शंस हो गए बैंक के, जो कि मेन काम है लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन। अगर हम सेकेंडरी काम की बात करें, इसके अलावा मींस मेन प्राइमरी फंक्शन के अलावा और बैंक क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहला काम होगा एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब है बैंक आपके बिहाफ में आपका काम कर रहा है। काम इन द सेंस कि जो पेमेंट करना है आउटसाइडर्स को, आप मत करिए, आपका बैंक पे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया। अब जितना भी इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो आपको फिजिकली आपका प्रीमियम लेकर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक से वो लिंक हो गया, आपका बैंक आपके बिहाफ में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर दे, प्रीमियम पे कर देगा। अपने बैंक अकाउंट को आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से स्वैप करते हैं, यूज करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का यूज करते हैं। तो हम जो पेमेंट किया, हमने जो कार्ड स्वैप किया, हमारे बिहाफ में हमारा बैंक उस सेलर को पेमेंट कर रहा है, तो वो आपका एजेंट बन के काम करता है। एजेंसी फंक्शन वो प्रोवाइड करता है कि जो काम आप किया करते थे पहले, आपको किसी को पैसा देना है, आपके बिहाफ में आपका बैंक दे देगा। आपको कहीं से पैसा रिसीव करना है, आपके बिहाफ में बैंक आपका रिसीव कर लेगा। तो ये कुछ काम हो गए एजेंसी फंक्शन, जो आपका वो एजेंट बन के काम कर रहा है। अगला काम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हमने देखा कि करंट अकाउंट वालों को कुछ लिमिट से ज्यादा विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिलती है, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने क्लास 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था, जहां पे ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, एक टेन्योर होता है। अगर उस टर्म से पहले आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक में जाके अपने बिल को डिस्काउंटिंग करा सकते हैं, तो वो बैंक डिस्काउंटिंग का भी काम करता है। अगला जो सेकेंडरी काम है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। लोगों का जो पैसा इन्वेस्टेड है, बैंक में पैसा है, उस पैसे को उठा करके कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना, कुछ ऐसी एडवाइजरी कर देना कि लोगों का टैक्स बच जाए। टैक्स सेविंग स्कीम्स बहुत सारी है, वहां पे लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर देना। तो फंड्स को इन्वेस्ट करने का काम भी बैंक करता है, इसका सेकेंडरी काम है। मेन काम क्या है, लोगों से पैसा लेना, लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी से लोगों से पैसा लेना और उनको लोन प्रोवाइड करना, ये मेन काम है।
इसके अलावा सेकेंडरी काम कौन कौन सा होगा? वो आपका एजेंट बन के काम करेगा, एजेंसी फंक्शन, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। ये उसका मेन काम नहीं है, लेकिन ये उसका सेकेंडरी काम है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करा देगा, आपके फंड्स को इन्वेस्ट करने का काम करेगा, और मिसलेनियस फंक्शन। इसके अलावा और क्या काम होगा? वो आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक में लॉकर्स होते हैं, वहां पे अपने आप वैल्यूएबल आइटम्स, गोल्ड, ज्वेलरीज या अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स या कैश घर में ना रख करके आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग और फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करता है। फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज करने की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। हमने बहुत पहले देखा था कि एक फैसिलिटी होती है बैंक की जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलर्स चेक। वो ट्रैवलर्स चेक इशू करने का भी वो काम बैंक करता है। आजकल ट्रैवलर्स चेक का बहुत यूज नहीं रहा। तो ऐसे छोटे मोटे और मिसलेनियस बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। ड्राफ्ट बनाना, चेक करना, चेक बनाना, ये सब काम भी बैंक हमारा करता है। तो मिसलेनियस फंक्शंस हो गए बैंक के। तो सेकेंडरी में कौन कौन से हो गया? सबसे पहले हो गया एजेंसी फंक्शंस, उसके बाद हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फिर हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड, और लास्ट में मिसलेनियस छोटे मोटे और कोई काम। ये हो गए हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शन। तो एक बार बच्चों फटाफट डिवाइस कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक का मेन काम है प्राइमरी, सेकेंडरी, दो काम हो गए। प्राइमरी में कौन कौन सा हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और प्रोवाइडिंग लोन। डिपॉजिट तीन टाइप के हो गए। करंट अकाउंट बिजनेस वालों का होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स का होता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है विड्रॉल और डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट इंडिविजुअल का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे फुल्ली रिस्ट्रिक्शन है अपने पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ करने की। लोन की बात करें तो कैश क्रेडिट हो गया, डिमांड क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये चार तरीके से लोन प्रोवाइड करेगा। ये हो गया प्राइमरी काम। सेकेंडरी में अगर हम आ जाएं तो एजेंसी फंक्शन हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड और मिसलेनियस फंक्शन। ये काम करता है हमारा बैंक। ये उसके कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक का काम, कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का, तो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में जो है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये सेंट्रल बैंक क्योंकि एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी है, तो इसका मेन जो काम है वो गवर्नमेंट से लिंक होता है। ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। जैसे आपके लिए कमर्शियल बैंक होता है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे फंक्शंस की, फंक्शंस में कौन कौन से हो गए? सबसे पहला बैंकर्स टू द बैंक। जितने भी बैंक हैं उन सब का बैंक कौन है? मेन आरबीआई, सेंट्रल बैंक। अगर किसी बैंक को लोन की जरूरत होगी तो कहां जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट, मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी, आखिरी सहारा जो होगा, आखिरी जो उम्मीद होगी, वो सेंट्रल बैंक होगा, आरबीआई होगा। तो बैंकर्स बैंक मतलब सभी बैंकों का जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक होता है। तो पहला हो गया बैंकर्स टू द बैंक। देखिए बहुत इजी है, बार बार रिपीट हो रहा है, बैंकर बैंकर बैंकर। तो बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू इशू एंड बैंकर्स टू गवर्नमेंट। ये याद हो गया आपको कि बैंकर बैंकर तीन बार रिपीट हो रहा है। तो बैंकर्स टू द बैंक, सेकेंड बैंकर टू इशू, थर्ड बैंकर्स टू गवर्नमेंट। अब हम आते हैं बैंकर्स टू इशू में। इशू मींस इशू ऑफ करेंसी। जितनी भी नई करेंसी है, कितनी करेंसी मार्केट में जाएगी, इन्फ्लेशन या रिसेशन के हिसाब से गवर्नमेंट करेंसी इशू करती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है हमारी कंट्री का वो मॉनेटरी अथॉरिटी है। कितना पैसा मार्केट में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। तो सबसे मेन काम जो है सेंट्रल बैंक का वो है इशू ऑफ न्यू करेंसी। नई नई करेंसी इशू करने का काम करती है। नेक्स्ट, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। जैसे आपके लिए, जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक काम करता है, सेम वैसे ही आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक आपके लिए क्या करता है? लोगों से पैसा एक्सेप्ट करने का काम करता है, पेमेंट करने का काम करता है आपके बिहाफ में बिल पे करता है, और भी आपके लिए एजेंसी फंक्शन करता है। सेम वैसा ही काम गवर्नमेंट के लिए जो करता है वो सेंट्रल बैंक या हमारे इंडिया में आरबीआई है। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जो करेंसी अथॉरिटी है या गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट की जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने का काम आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा उसका पूरा भंडारा, उसकी पूरी कस्टडी हमारे सेंट्रल बैंक के पास होती है। एंड थर्ड लास्ट इज
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या मनी सप्लाई। मार्केट में कितनी नई करेंसी इशू होगी, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्रिएटर ऑफ क्रेडिट कौन है और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन है, थोड़ा सा एक सिमिलर टर्म्स हैं। तो कंट्रोलर और रेगुलेटर आरबीआई होता है, कंट्रोलर एंड रेगुलेटर आरबीआई है, और क्रिएटर याद रखिएगा, क्रिएटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट को मार्केट में क्रिएट करने का काम, चलाने का काम जो करता है वो कमर्शियल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोलर और रेगुलेटर है, जबकि कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है, जो कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेटर और कंट्रोलर है, जबकि कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, तो अगेन जो हमारा काम हो गया सेंट्रल बैंक का या आरबीआई का जो काम है, लास्ट काम वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। पूरे क्रेडिट सिस्टम को, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, कितना होगा सीआरआर, कितना होगा एसएलआर, इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या पॉलिसी हम यूज करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करेंगे या परचेज की जाएगी, कितना करेंसी इशू करी जाएगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होगा, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। तो आप देख रहे होंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। फंक्शन पहला हो गया बैंकर्स टू द बैंक, दूसरा बैंकर टू इशू, देन बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। इसका मैं आपको एक समराइज कर देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये देखो आपकी स्क्रीन में अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरा बैंकिंग चैप्टर एक जगह पे अवेलेबल है, पूरे फंक्शंस सेंट्रल बैंक के और कमर्शियल बैंक के आपको फंक्शंस दिख रहे होंगे। सो बच्चों आज हमने डिस्कस किया सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में, होप कि आपको समझ में आ गया हो। आगे हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और क्रिएटर ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई क्या है, कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट है, और कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है। तो नेक्स्ट जो कमर्शियल बैंक का काम होगा वो होगा क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होगा आइए हम देखते हैं। सो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग चैप्टर का वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मैंने आपको बताया था, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई रेगुलेटर एंड कंट्रोलर है और कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है। तो आइए देखते हैं कि कमर्शियल बैंक कैसे हमारे पैसे से लोन क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसका बैंक कुछ रिजर्व बनाता है और बचे हुए पैसे को वो लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे करके वो कितने रुपए का और कैसे मार्केट में लोन क्रिएट करता है उसके बारे में जो प्रोसेस है वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट क्रिएट करेगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इनिशियल डिपॉजिट, दैट मींस आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अगर आप, नॉर्मल सी बात है, अगर आप बैंक में पैसा ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा और वो लोन ज्यादा दे पाएगा। अगर आप पैसा डिपॉजिट कम करेंगे बैंक में तो बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोन भी कम दे पाएगा। नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। दैट इज व्हाई इनिशियल डिपॉजिट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ मनी क्रिएशन। इनिशियल डिपॉजिट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ मनी क्रिएशन का मतलब है अगर मैं जितना ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करूंगा उतना ज्यादा मनी क्रिएट होगा, और जितना मैं कम पैसा डिपॉजिट करूंगा उतना कम मनी क्रिएट होगा। ऑन द अदर हैंड एलआरआर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट और सेकेंड इज एलआरआर। एलआरआर इज लीगल रिजर्व रेशियो। एक्चुअल में दोस्तों एलआरआर नाम से कुछ नहीं होता, मतलब एलआरआर कोई रेशियो नहीं है, वो बहुत सारे रेशियो की फैमिली है, उस फैमिली का नाम एलआरआर है। फॉर एग्जांपल एलआरआर के अंदर क्या आ जाएगा, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, वो डिपॉजिट का वो पार्ट जो बैंक को कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट एलआरआर के अंदर क्या आ जाएगा, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट मींस वो टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक को अपने पास मेंटेन करना है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो लोगों को लोन के फॉर्म में देंगे। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इज इनिशियल डिपॉजिट, सेकंड इज एलआरआर।
हमारे एग्जाम्पल में हमने इनिशियल डिपॉजिट को लिया है 1000 और एलआरआर को लिया है हमने 10%। अब इसको आप एक प्रोसेस के थ्रू, एक कहानी के थ्रू समझिए। सी एक कस्टमर है, वो उसका बैंक बी है, उसने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किया। जैसे ही सी 1000 रुपीज डिपॉजिट करने के लिए आया, ये बैंक बी को आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, आरबीआई के रूल्स फॉलो करने होंगे। तो बैंक बी ने क्या किया, उसका 10%, जैसे हमने देखा था कि एलआरआर कितना मेंटेन करेंगे, 10%। तो बैंक बी ने 1000 जितना पैसा आया उसका 10% रिजर्व बनाया 100 रुपीज, और 900 रुपए बैंक बी के पास आइडल खाली पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। बैंक बी क्या करेगा, इसको उठा के किसी कस्टमर जिसका नाम का C1 है उसको वो लोन के फॉर्म में दे देगा। जैसे लोन के फॉर्म में C1 को मिला, फॉर एग्जांपल यहां पे 900 रुपए यहां से चला गया, C1 क्या करेगा, इस 900 रुपीज को अपने बैंक B1 में डिपॉजिट कर दिया। बैंक B1 को भी आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो बैंक B1 भी क्या करेगा, 10% का एलआरआर बनाएगा। तो 900 का 10% हो जाएगा 90 रुपीज रिजर्व बनाएगा, और बचा हुआ पैसे को वो लोन के फॉर्म में दूसरे किसी कस्टमर C2 को दे देगा। C2 क्या करेगा, उस 810 रुपीज को जो ये C2 के पास आया 810, उसको उठा करके वो अपने बैंक B2 में डिपॉजिट कर देगा। फिर B2 भी उसका रिजर्व बनाएगा, और ऐसे करके वो आगे मार्केट में लोन क्रिएट होता रहेगा एक बैंक से दूसरे फॉर्म। ये पूरा प्रोसेस जब तक चलता जाएगा, जब तक कि ये 1000 रुपीज जीरो नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये पैसा जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को समराइज्ड छोटे फॉर्म में लाने के लिए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज टोटल मनी क्रिएशन इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइड बाय एलआरआर, और इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्या मैं क्रेडिट मल्टीप्लायर को 1 डिवाइड बाय एलआरआर बोल सकता हूं, या यूं बोल सकता हूं कि सर क्रेडिट मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ एलआरआर, कि जितना ज्यादा आप रिजर्व बनाओगे उतना कम मार्केट में पैसा क्रिएट होगा, जितना कम रिजर्व बनाओगे उतना ज्यादा मार्केट में लोन क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनिशियल डिपॉजिट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ मनी क्रिएशन। जितना ज्यादा पैसा बैंक में आएगा, जितना पैसा आप ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा लोन क्रिएट होगा, जितना कम डिपॉजिट होगा उतना कम लोन क्रिएट होगा, पॉजिटिव रिलेशन। ऑन द अदर हैंड एलआरआर इज नेगेटिवली रिलेटेड। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर बैंक ज्यादा रिजर्व बनाएगा तो उसके पास पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए, और अगर आरबीआई ने बोला कि रिजर्व को कम कर दो तो रिजर्व कम बनेगा, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे कि यहां पे 10% था, अब यहीं पे अगर बैंक 5% का एलआरआर बनाती तो 1000 का 5% होता कितना, 50, और बचा हुआ क्या हो जाता है सर, यहां पे 950 लोन के फॉर्म में चला जाता। तो जितना कम बनेगा रिजर्व एलआरआर, तो हमारे पास या बैंकों के पास उतना ज्यादा पैसा बचेगा लोन के फॉर्म में देने के लिए। और इसको अगर मैं बढ़ा दूं, रिजर्व को बोल दूं कि अब 20% बनेगा, तो यहां पे 200 रुपीज का रिजर्व बनता तो 800 रुपीज ही बचता लोन देने के लिए। समझ में आ गया? तो सिंपल सा फंडा क्या है, रिजर्व अगर बनेगा ज्यादा तो लोन क्रिएट होगा कम, या मनी क्रिएशन कम होगा, और रिजर्व बनेगा कम तो लोन ज्यादा क्रिएट होगा। तो एलआरआर इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, और इनिशियल डिपॉजिट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। ये पूरा प्रोसेस आपके बोर्ड में अवेलेबल है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो अपने मन से लिख सकते हो क्या, कि क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, फर्स्ट इज इनिशियल डिपॉजिट, सेकंड इज एलआरआर। इनिशियल डिपॉजिट के बारे में आप बताएंगे कि इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है, एलआरआर के बारे में बताएंगे 2 लाइन में एलआरआर क्या होता है। फिर इस प्रोसेस को समझाएंगे कि सी इज अ कस्टमर डिपॉजिटेड 1000 रुपीज इन बैंक बी डिडक्टेड LRR of 10% from 1000 and remaining 900 rupees is given to customer C1. C1 deposited 900 in bank B1. Like this आप इस पूरे प्रोसेस को समझाएंगे
और बाद में आप इसके बारे में ये फॉर्मूला लिख करके इसको आप लिख सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल डिपॉजिट एंड क्रेडिट क्रिएशन एंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एलआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। तो दोस्तों इस टॉपिक के साथ हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बैंकिंग यहीं पे खत्म होता है। आगे किसी चैप्टर की बात करेंगे, आगे हम फिर से नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।